हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 11 और क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर लेंगे जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो वीडियो का या चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, इसमें बहुत सारी सिंपल सिंपल चीजें हमें पढ़नी है। ये जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, इसमें डेफिनेशंस बहुत ज्यादा आएगी, कंसेप्ट बहुत कम होंगे जो आपको याद रखने होंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला डेफिनेशन पढ़ते हैं डायरेक्ट, वो है फिजिकल क्वांटिटी। पहला डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी का। अभी फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी, ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल लेंथ किसी भी चीज का मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ और मास क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। लेकिन अगर हमें बोला कि एक पेंटिंग है, पेंटिंग की बहुत खूबसूरती बहुत ज्यादा है, तो पेंटिंग की खूबसूरती कितनी है, खूबसूरती हम मेजर नहीं कर सकते। हैप्पीनेस हो गया, एंगर हो गया, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, जब हम बोलते हैं तो खुशी मेजर करने का कोई यूनिट नहीं है, हम खुशी मेजर नहीं कर सकते। तो हैप्पीनेस जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? द क्वांटिटी लिखना हो तो आप लिख सकते हो, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? लेंथ मेजर कर सकते हैं हम, मास मेजर कर सकते हैं, टाइम भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हम ये फिजिक्स में पढ़ेंगे। क्लास 11 और क्लास 12 का फिजिक्स मिला के बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ लेंगे। ठीक है, कौन सी नहीं होंगी? ब्यूटीफुलनेस, ठीक है, उसके बाद में ब्यूटीफुलनेस, उसके बाद में हैप्पीनेस, उसके बाद में एंगर। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है क्योंकि इनको मेजर नहीं कर सकते। जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटीज होगी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज। जिनको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होगी। ठीक है, अभी हमने बोला मेजर कर सकते हैं, तो मेजर करने के लिए क्या क्या लगता है? तो मेजर करने के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज लगती है जिसको हम बोलते हैं यूनिट, जिसको हम बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट क्या होता है वो आगे आ जाएगा डेफिनेशन। मान लो कोई आपके पास कोई चीज है जिसका हमें लेंथ मेजर करना है। ठीक है, लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ किस में मेजर करते हैं? लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं, कहीं कहीं पे फुट में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए लेंथ क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। लेकिन लेंथ को मेजर करने के लिए क्या लगेगा? ठीक है, लंबाई जो मेजर करते हैं हम, तो लंबाई मेजर करने के लिए हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि इसकी लेंथ 2 मीटर है, 5 मीटर है। एक नंबर लगता है और नंबर के बाद में कुछ तो एक साइन लगता है, मीटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो वर्ड जो है मीटर, वो मीटर ही क्या होता है? इसका यूनिट। मराठी में इसको बोला जाता है एकक, मराठी में बोलते हैं एकक। तो 1 मीटर जब लिखते हैं हम, तो ये मीटर क्या होता है? ये मीटर एक वर्ड है जो हम यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड है। जब भी लेंथ आएगा, लेंथ को हम केजी में मेजर नहीं कर सकते, केजी में मेजर नहीं सकते, मतलब किलोग्राम में मेजर नहीं करते। लेंथ को मेजर करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे? मीटर यूज करेंगे। तो मीटर क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड हो गया। मीटर क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड हो गया। किसके लिए? लेंथ के लिए। और ये स्टैंडर्ड क्यों यूज हुआ? लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसी स्टैंडर्ड को हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। इसी स्टैंडर्ड को हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। तो यूनिट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो यूनिट का डेफिनेशन बहुत सिंपल हो जाएगा, द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर। एक स्टैंडर्ड होता है, क्या होता है वो? उसका यूज होता है। क्यों होता है? फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है जो यूज किया जाता है। क्यों?
एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लेने के लिए। मास मेजर करना है आपको, तो मास मेजर करते वक्त आप हमेशा कौन सा स्टैंडर्ड यूज करोगे, किलोग्राम यूज करोगे, ठीक है। तो किलोग्राम क्या हो गया, मास के लिए स्टैंडर्ड हो गया, मास की मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड हो गया। जब भी हम मास मेजर करेंगे किलोग्राम आएगा ही आएगा, ठीक है। उसी तरह से टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस, और भी ज्यादा यूनिट है बहुत, उसके डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री केल्विन है, ठीक है। ये जो सारे स्टैंडर्ड है इनको क्या बोलते हैं, हम यूनिट बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और यूनिट मतलब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए लगने वाला एक स्टैंडर्ड जिसका हम यूज करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो अभी क्या है, 1971 से पहले, 1971 से पहले अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम यूज किया जाता था, ठीक है। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे आज आप WWE जब आप देखते हो तब कोई भी प्लेयर का जब एंट्री होता है तब उसका जो वजन है, ठीक है, उसका जो वेट है ना वो पाउंड्स में बोला जाता है, वेट जो होता है उसका पाउंड्स में बोला जाता है, और उसकी हाइट जो मेजर की जाती है वो फीट में, ठीक है, फुट फीट जो कुछ होता है बराबर है, 5 फुट 4 इंच 6 फुट 10 इंच, ऐसा अलग अलग तरीके से उसका हाइट मेजर किया जाता है। और जब वजन की बात की जाती है तो वजन पाउंड्स में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे देखो वजन को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, किलोग्राम यूज होता है। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स की सिस्टम यूज की जाती है, ठीक है। तो वो सिस्टम कौन सी है वो हमें अभी देखना है। तो सबसे पहली सिस्टम थी कब, 1971 से पहले, ठीक है। पहली सिस्टम थी जिसका नाम था सीजीएस सिस्टम, पहली सिस्टम थी जिसका नाम था सीजीएस। अब ये जो है, ये जो सिस्टम बनी है इसके लिए 3 यूनिट्स को लिया गया है। कितना यूनिट्स, 3 यूनिट्स को। एक यूनिट है लेंथ या फिर 3 क्वांटिटीज बोलो, एक है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम। इन तीनों को बेसिक माना गया सबसे पहले, लेंथ मास और टाइम, ठीक है। इनके यूनिट्स के सिंबल यूज कर करके हमने सिस्टम बनाई। ये जो सी है इट स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ठीक है, सी छोटा। जी जो है इट स्टैंड्स फॉर ग्राम, और एस जो है इट स्टैंड्स फॉर सेकंड। तो सबसे पहले सिस्टम थी उसका नाम था सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मतलब सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। मतलब लेंथ किसमें मेजर की जाती थी, सेंटीमीटर में। वेट किसमें मेजर, सॉरी मास किसमें मेजर किया जाता था, ग्राम में। और टाइम किसमें मेजर किया जाता था, सेकंड में। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। दूसरी थी एफपीएस। एफ मतलब फुट, ठीक है, पी मतलब पाउंड, और एस मतलब सेकंड। सेकंड सिस्टम थी एफपीएस। लेंथ किसमें मेजर की जाती थी, फुट में, आज भी मेजर की जाती है। पी मतलब पाउंड, किसका, वजन, मास किसमें मेजर किया जाता है, पाउंड में। आज भी किसी किसी कंट्रीज में पाउंड में मेजर किया जाता है, ठीक है। और सेकंड टाइम, सेकंड में मेजर किया जाता है। उसके बाद में थर्ड आया एमकेएस सिस्टम, जो आज यूज किया जाता है। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम आज यूज करते हैं। एम फॉर मीटर, ठीक है, के फॉर किलोग्राम, और एस फॉर होता है सेकंड, ठीक। तो लेंथ किस में मेजर की जाएगी इस सिस्टम में, मीटर में। वेट किस में, मास किस में, किलोग्राम में। और टाइम किस में मेजर किया जाएगा, सेकंड में। तो ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम्स यूज की जाती थी, ठीक है। इनमें से जो 2 सिस्टम है सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम, इन दोनों को बोला जाता है मेट्रिक सिस्टम, इन दोनों को बोला जाता है मेट्रिक सिस्टम। और ये जो है एफपीएस, इसको बोला जाता है ब्रिटिश सिस्टम, क्योंकि ये जो एफपीएस सिस्टम है वो ज्यादा किसमें यूज की जाती थी, ब्रिटिश कंट्रीज में, ठीक है। इंग्लैंड हो गया आपका, ठीक है, इंग्लैंड यूके, उसमें क्या किया जाता है, ब्रिटिश सिस्टम यूज किया जाता है आज भी, ठीक है। बहुत सारी बात। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो आप क्या लिखोगे, देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है, एंड द यूनिट्स are derived from 3 quantities.
फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड इज मास एंड थर्ड इज टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम लिखना कौन सी, सीजीएस सिस्टम, इट इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। बाद में लिखना है एमकेएस एफपीएस, जो सीक्वेंस आपको लिखना है, एफपीएस लिखना, इट इज अ फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एमकेएस लिख देना मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, और नीचे बोल देना सीजीएस और एमकेएस सिस्टम को बोला जाता है मेट्रिक सिस्टम, और एफपीएस सिस्टम को बोला जाता है ब्रिटिश सिस्टम, क्योंकि वो ब्रिटिश में यूज की जाती है। इनको ये मेट्रिक मतलब ये बहुत सारी कंट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी इनके वजह से क्या होता था 1971 से पहले ये अलग अलग सिस्टम थी। पहले क्या होता था, फुट और मीटर में कुछ रिलेशन नहीं मालूम था, फुट सेंटीमीटर में रिलेशन नहीं मालूम था, पाउंड किलोग्राम पाउंड ग्राम में नहीं मालूम था। चलो टाइम तो हर जगह पे सेम था, सेकंड सेकंड सेकंड, तो टाइम के लिए कुछ इतना टेंशन नहीं था। लेकिन जब इंटरनेशनल जो हमारा मार्केट है, ठीक है, कई एक देश दूसरे देश को माल बेचता है, अगर इधर का बेचता है 10 किलो और उधर मेजर करने वाला उसको पाउंड में मेजर करता हो, तो इधर का क्वांटिटी और उधर का क्वांटिटी उनका मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या हो जाता, तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेडिंग है उस पर बहुत असर पड़ता था। ठीक है, क्योंकि वो बेच रहा है मास में, केजी में, ठीक है, और ये मेजर कर रहा है उसको पाउंड में। ठीक है, वो बेच रहा है उधर मीटर में, ये इधर इसको मेजर कर रहा है फुट में। इसने माना 100 फुट, उसने बेच दिया 30 मीटर खाली। ठीक है, तो उसको क्या लगेगा, गलत लगेगा, क्योंकि वो हम क्या कर सकते हैं, उसको कोरिलेट नहीं कर सकते थे पहले, कब 1971 से पहले। तो इसकी वजह से जो इंटरनेशनल व्यापार है हमारा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उसमें जो माल का इधर उधर जाना होता था, उसकी वजह से पैसों में भी प्रॉब्लम आती थी। वो बोलता था कि 100 फुट हमने मांगा था, तुमने किस में बेच दिया, तुमने किस में मेजर किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पैसों वगैरह में भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती थी। तो उसके बाद में डिसाइड हुआ 1971 में कि ये काम करते हैं, इन तीनों सिस्टम को हटा देते हैं, इन तीनों सिस्टम्स को हटा देते हैं और एक ही सिस्टम बनाते हैं जो पूरा यूनिवर्स, पूरा जो हमारा क्या है जग है, वो पूरा जग उसको फॉलो करेगा। तो वो सिस्टम कौन सी होगी, ठीक है, सारी कंट्रीज, दुनिया की सारी कंट्रीज उस सिस्टम को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो वो सिस्टम बनी, उसका नाम है एसआई सिस्टम। इन तीनों सिस्टम को हटा के एक ही सिस्टम बनाई गई जिसका नाम है एसआई सिस्टम। और ये एसआई सिस्टम कब बनी, 1971 में। कौन बनाता है, एक कॉन्फ्रेंस होती है, जनरल इंटरनेशनल, उस कॉन्फ्रेंस का नाम होता है इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। ये कहां पे हुई थी, पेरिस में हुई थी, फ्रांस में। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस लेना क्यों पड़ा इसको, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज अलग अलग यूनिट्स यूज कर रही थी, उसकी वजह से सारी कंट्रीज में एक दूसरे के बीच में कंफ्यूजन हो रहा था ट्रेडिंग में, ठीक है, व्यापार में। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या किया गया कि तुम भी उधर से सामान मीटर में भेजोगे और तुम भी इधर किस में मेजर करोगे, मीटर में मेजर करोगे और मीटर के हिसाब से पैसे दोगे। ठीक है, तो ये तीनों सिस्टम को हटाई और एक ही सिस्टम बनाई गई, एसआई सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है, अगर अलग भाषा में जो फ्रांस में बोला जाता है, सिस्टम इंटरनेशनले दी यूनिट्स। ठीक है, ये फ्रांस वाला हो गया, इसको ध्यान में रखने का जरूरत है नहीं आपको, ये ध्यान में रखना क्या, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, फॉर यूनिट्स, ये ध्यान रखना। लिखते वक्त एसआई लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, और बाद में फुल फॉर्म लिखते वक्त इंटरनेशनल पहले लिखते हैं, सिस्टम बाद में, क्योंकि ये सिस्टम कहाँ पे बनी है, फ्रांस में, तो उसके हिसाब से उन्होंने नाम दिया है। फ्रांस में लिखोगे तो सिस्टम वर्ड पहले लिखोगे, इंटरनेशनल बाद में लिखोगे, और सिंपल इंग्लिश में लिखोगे तो इंटरनेशनल पहले लिखते हैं, सिस्टम बाद में। उसमें हम ज्यादा जाएंगे नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स। बनाई क्यों गई, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग यूनिट्स यूज कर रहे थे, उसकी वजह से जो कंफ्यूजन हो रहा था उसको दूर करने के लिए एक ही यूनिट बनाई गई, उस यूनिट का नाम है एसआई सिस्टम। ठीक है, एक ही सिस्टम बनाई गई यूनिट्स के लिए, उस सिस्टम का नाम है एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम में क्या होता था, एसआई सिस्टम में मीटर में मेजर किया जाएगा, लेंथ किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में। ठीक है, वेट मेजर किया जाएगा किलोग्राम में, और टाइम किस में मेजर किया जाएगा, सेकंड में।
तो एसआई सिस्टम क्या है, ये जो एमकेएस सिस्टम है ना, इसी को थोड़ा बाद में मॉडिफाई करके एसआई सिस्टम बनाया गया। तो एसआई सिस्टम मतलब नियर अबाउट कौन सा सिस्टम हो जाता है, एमकेएस सिस्टम ही हो जाता है। करेक्ट है। तो ये था हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहले 3 लिख देना, ठीक है। 3 लिखने के बाद नीचे लिख देना कि ड्यू टू दिस 3 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स देयर वाज कंफ्यूजन इन इंटरनेशनल ट्रेडिंग, ठीक है। टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन इन इंटरनेशनल ट्रेडिंग the one system was invented named SI system when in 1971, ठीक है। कब 1971 में, और किसने डिसाइड किया, वो कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, फ्रांस, पेरिस में, ठीक है। उसका फुल फॉर्म क्या है, फ्रांस में लिखोगे, फ्रेंच में सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स बोलोगे, और सिंपल इंग्लिश में लिखोगे तो बोलोगे इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स, ठीक है। इसमें लेंथ किस में मेजर की जाती है, मीटर में, मास किलोग्राम में, और टाइम सेकंड में, ठीक। तो यहाँ पे आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स का टॉपिक भी खत्म होता है, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी क्या है, अभी आगे और डेफिनेशन स्टार्ट होंगी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े, यूनिट्स पढ़े, यूनिट्स की सिस्टम पढ़ी, आगे है फंडामेंटल quantities and units, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक। चलो, फिजिक्स में बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज आएंगी। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, वर्क, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, बहुत सारी चीजें जो है हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं 11th 12th में। तो ये जो मैंने गिनाया है, ये बहुत सारी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। लेकिन इन फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ क्वांटिटीज ऐसी है जो हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ हो गया, अगर मान लो ये कोई बॉडी है, इसका लेंथ मेजर करना है आपको, तो सिंपल आप इसका लेंथ मेजर कर लोगे, ठीक है। मीटर पट्टी लोगे, मीटर पट्टी से लेंथ मेजर कर लोगे। इसका लेंथ मेजर करने के लिए आपको इसका मास मेजर नहीं करना पड़ा, इसकी कोई बाकी की चीजें आपको मेजर नहीं करनी पड़ी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसका मास मेजर करना है तो इसको सिंपल वेइंग मशीन पे रख दो, इसका मास मेजर हो जाएगा। इसका मास मेजर करने के लिए आपको इसका लेंथ, इसका ब्रेड्थ, इसका एरिया, ऐसा कुछ मेजर करने का जरूरत है नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जो आराम से हम मेजर कर सकते हैं। उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दूसरी किसी और क्वांटिटी को मेजर करने का जरूरत नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल हो गया लेंथ, लेंथ को हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। लेंथ मेजर करने के लिए दूसरे किसी को मेजर करने की जरूरत है नहीं। उसी तरह से मास हो गया, मास को मेजर करने के लिए बाकी की चीजें मेजर करने की जरूरत है नहीं। तो ऐसी क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती, क्यों, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं रहती, क्यों, फॉर देयर मेजरमेंट। अगर लेंथ मेजर करना है तो मास मेजर करने की जरूरत नहीं है। तो लेंथ एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मास पे डिपेंड नहीं होती, ठीक है। तो लेंथ क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी, फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। और इसको दूसरा नाम है बेसिक क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए दूसरी और फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने का जरूरत है नहीं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज। अभी देखो कौन सी आती है, ये ध्यान में रखना। सीईटी जेईई में छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से हमें फंडामेंटल क्वांटिटी ढूंढनी होंगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है वो हमें समझ में आना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 7 है। पहली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ। तो लेंथ कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। लेंथ हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए और कोई चीज मेजर करने की जरूरत है। उसी तरह से मास डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। करंट कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। 6
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका बताता हूं मैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और 7th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूज फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री में होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूज फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री में होगा। तो लेंथ का मालूम है, किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है। मास किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में। टाइम किसमें मेजर करते हैं, सेकंड। टेम्परेचर किसमें मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करने का यूनिट हमें मालूम है डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो जो है वो बहुत कम बार यूज करेंगे हम फिजिक्स में। रियल यूनिट है टेम्परेचर का, वो है डिग्री केल्विन, ठीक है, डिग्री केल्विन। केल्विन नाम का साइंटिस्ट था, उसके ऊपर लिखा गया है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में। एम्पियर साइंटिस्ट था, उसका नाम दिया गया है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको मेजर किया जाता है कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है कैंडेला। कैंडेला यूनिट कैसे पढ़ा, ये बहुत अच्छी बात है। देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या, लाइट का इंटेंसिटी, ठीक है। जो घर में लाइट जलाते हैं हम, वो बल्ब का इंटेंसिटी, वो बल्ब में से जो लाइट निकल रही है उसका इंटेंसिटी जो मेजर करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब लाइट, इंटेंसिटी मतलब उस लाइट का इंटेंसिटी, ठीक है। तो कैसे मेजर किया जाता है, बहुत सिंपल होता है। एक बल्ब जलाया जाता है, ठीक है। ये बल्ब जलाया मैंने, मान लो इधर बल्ब जल रहा है, तो उसका कुछ लाइट का इंटेंसिटी होगा, ठीक है। इधर एक बल्ब जलेगा और उधर हम क्या करेंगे मालूम है, इधर एक कैंडल जलाएंगे, इधर एक कैंडल जलाएंगे और दोनों के बीच में ऐसा पेपर रख देंगे। दोनों के बीच में ऐसा पेपर रख देंगे, ऐसा पेपर रहेगा। इस साइड से बल्ब लाइट छोड़ेगा, इस साइड से हम कैंडल ऐसी खड़ी कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, बल्ब का इंटेंसिटी तो ज्यादा ही दिखेगा हमें। बाद में हम क्या करेंगे, इधर एक कैंडल की जगह पे 2 कैंडल, 2 की जगह पे 3 कैंडल, ऐसी कैंडल्स हम रखते जाएंगे जब तक इधर का लाइट और इधर से आने वाला लाइट इक्वल नहीं हो जाता। वो कब हमें पता चलेगा, इधर से आने वाला लाइट और इधर से आने वाला लाइट की इंटेंसिटी जब सेम हो जाएगी ना, तब इधर एक डार्क स्पॉट बन जाएगा। इधर एक क्या बन जाएगा, डार्क स्पॉट, क्योंकि इधर से आने वाली लाइट और इधर से आने वाली लाइट एक ही जगह पे आएंगी पेपर पे, ठीक है। तो उल्टी दिशा से आने वाली लाइट क्या करेगी, इधर एक स्पॉट बना देगी, ठीक है। तो जो स्पॉट बन जाएगा तब समझ लेना कि इधर से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी और इधर से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी दोनों सेम है। तो इस बल्ब की लाइट की इंटेंसिटी के साथ मैच करने के लिए हमें कितनी कैंडल्स जलानी पड़ी, तो वो मान लो 10 कैंडल जलानी पड़ी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इस बल्ब की कितनी होगी, 10 कैंडला। कितनी होगी, 10 कैंडला। अगर इधर बड़ा बल्ब लग दिया, इधर 50 कैंडल रख दी लाइट इंटेंसिटी सेम करने के लिए, तो उस बल्ब की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी 50 कैंडेला, ठीक है। तो कैंडेला वर्ड किस पे से आया, कैंडेला वर्ड कैंडल पे से आया, ठीक है। तो ये हो जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला यूनिट है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हमें क्या लगा, दूसरा कुछ मेजर करने का जरूरत नहीं पड़ा कि उस बल्ब में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस बल्ब को कितना वोल्टेज देना पड़ा। ये बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज हमने मेजर नहीं की, सिर्फ हमने ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजर करनी थी। सिर्फ हम कैंडल लेके आए, हो गया मेजर, ठीक है। 10 कैंडल 50 कैंडल जितनी लगी उतनी लगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक केमिस्ट्री वाला यूनिट है, ठीक है। इसको मेजर करते हैं मोल में। इसमें मेजर किया जाता है, मोल में मेजर किया जाता है। तो इधर जो मैंने लिखे हैं वो फुल फॉर्म लिखे हैं, उनका जब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, मीटर को छोटा m लिखेंगे, केजी को छोटा kg लिखेंगे, सेकंड को छोटा s लिखेंगे, केल्विन को कैपिटल K लिखेंगे, ठीक है। ऐसा जो मैं बताता हूँ, ठीक। उसके बाद एम्पियर को कैपिटल A लिखेंगे, कैंडेला को छोटा c छोटा d लिखेंगे और मोल को ऐसा लिखेंगे MOL। ये जो टेबल बना है, ये टेबल आपको आपकी 12th खत्म होने तक ध्यान में रखना है। ये टेबल आपको बहुत काम में आने वाला है। फंडामेंटल क्वांटिटीज रटनी होंगी, ठीक है। रटा तो कुछ जाता नहीं है साइंस में, लेकिन ध्यान में तो रखना ही होगा, ठीक है। 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कैसे मेजर किया जाता है ये हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज फॉर विच डू नॉट डिपेंड, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड किस पे, ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज पे वो डिपेंड नहीं रहती। क्यों डिपेंड नहीं रहती, किस चीज के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ता है उनको, फॉर देयर मेजरमेंट, फॉर देयर मेजरमेंट। अपनी खुद की मेजरमेंट के लिए दूसरी क्वांटिटी पे वो डिपेंड नहीं होते हैं।
उन क्वांटिटीज को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज। और दूसरा यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन हो गई थी, फंडामेंटल यूनिट्स बाकी था क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए लगने वाले यूनिट्स, मतलब कौन से यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, ये सारे कौन से यूनिट हो गए, फंडामेंटल यूनिट्स। अगर आपको पूछा जाए फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है तो 7 है, तो फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, तो फंडामेंटल यूनिट्स भी कितने हैं, 7 ही है। ठीक है, कौन से है फंडामेंटल यूनिट्स, ये रहे। ठीक है, ये भी रहे सिंबल, ये फुल फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, सिंबॉलिक फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती अपनी मेजरमेंट के लिए, और फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स लगते हैं उनको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं इसका उल्टा, जिसका नाम है डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। चलिए, ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज के बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट कितने होंगे तो अनगिनत होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होंगी तो सिर्फ 7 होंगी। डिराइव्ड क्वांटिटीज में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, आपको देखो स्पीड होता है, वेलोसिटी, चलो वेलोसिटी स्पीड अभी कंफ्यूज मत हो, एक्सेलरेशन हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है, डेंसिटी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें, वर्क हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें। ठीक है, स्पीड का मेजर करने के लिए उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को मेजर करने के लिए क्या क्या मेजर करना पड़ता है, पहले डिस्टेंस मेजर करोगे। डिस्टेंस किसमें मेजर किया जाता है, मीटर में, मीटर मतलब अभी लेंथ। तो स्पीड को मेजर करने के लिए डिस्टेंस मेजर करो, लेंथ मेजर करो, उसके बाद में टाइम भी मेजर करो, और दोनों मेजर हो जाने के बाद आप क्या मेजर कर सकते हो, स्पीड। तो स्पीड को मेजर करने के लिए हमें पहले डिस्टेंस मेजर करना पड़ा, उसके बाद में टाइम मेजर करना पड़ा। मतलब क्या, स्पीड का मेजरमेंट डिस्टेंस और टाइम दोनों के मेजरमेंट पे डिपेंड है, तो स्पीड को क्या करना पड़ता है, इन दोनों पे डिपेंड होना पड़ता है। वैसे ही एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी फिर से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए वापस इन सारी चीजों पे डिपेंड होना पड़ा। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स मेजर करने के लिए मास मेजर करो, एक्सेलरेशन मेजर करो। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटीज मैंने लिखी है, इन क्वांटिटीज को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें दूसरी और भी क्वांटिटीज क्या करनी पड़ती है, मेजर करनी पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट डायरेक्ट नहीं हो सकता, उनको मेजर करने के लिए पहले दूसरी क्वांटिटीज को मेजर करो। ऐसी क्वांटिटीज जो होती है वो होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, द क्वांटिटीज विच डिपेंड, जो दूसरे पे डिपेंड करती है, द क्वांटिटीज, ठीक है, विच डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड रहती है, क्यों, फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। और डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए लगने वाला यूनिट मतलब कौन सा यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, द यूनिट्स यूज्ड फॉर measurement of derived quantities is called, units है ना, तो are called derived units। ऐसे यूनिट्स जो हमें लगेंगे क्यों, डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, उन यूनिट्स को हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज कितनी हो जाएंगी, बहुत सारी। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट कितनी हो जाएंगी फिर, बहुत सारे।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, वो जो लिखा मैंने, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। वेलोसिटी हो गया। ये बहुत सारे जो क्वांटिटीज है, ये कौन सी क्वांटिटीज है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फोर्स को मेजर करने वाला न्यूटन, एक्सेलरेशन को मेजर करने वाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट्स हो गए, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरे पे डिपेंड रहती है, क्यों? अपने मेजरमेंट के लिए उनको दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है, उन क्वांटिटीज को बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। और डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स लगेंगे वो यूनिट्स होंगे डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है। उसके बाद में क्या हुआ? दो और क्वांटिटीज का इन्वेंशन हुआ, लेकिन पहले ही बोल दिया था जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी में डिसाइड हो गया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हमेशा साथ रहेंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमेशा साथ रहेंगी, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मतलब कुछ साल बाद क्या हुआ कि दो और क्वांटिटीज को इन्वेंट किया गया, ठीक है। और वो जो क्वांटिटी थी, वो दो क्वांटिटीज दूसरे किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहती थी। तो उन दो क्वांटिटीज को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज में डालने का प्रयास हुआ, लेकिन वो डाल नहीं सके। तो वो जो दो क्वांटिटीज बाद में इजाद हुई, उन क्वांटिटीज का नाम है सप्लीमेंट्री। कौन सी क्वांटिटीज? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज में डालने का ट्राई हुआ लेकिन कर नहीं पाए। पहला था प्लेन एंगल, हमको मालूम है प्लेन एंगल मतलब कौन सा एंगल? एक लाइन है, ठीक है। ये दूसरी लाइन है, इनके बीच का जो एंगल है थीटा वगैरह जिससे डिनोट करते हैं, वो थीटा क्या है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को मेजर करने का यूनिट है रेडियन, ठीक है। डिग्री में भी मेजर करते थे, लेकिन डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है, प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट है रेडियन, ठीक है। और इसका शॉर्ट फॉर्म है RAD, ठीक। दूसरा और एक एंगल है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, लेकिन सॉलिड एंगल क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो आपके पास कोई सॉलिड स्फीयर है, कौन सा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर। मान लो कोई आपके पास खरबूजा है, ठीक है, ये रहा, सॉलिड होता है। इसमें से हमने क्या किया? इतना कोन काट लिया, इतना कोन मैंने क्या किया? काट के बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये जो कोन आएगा बाहर कैसे आएगा? ऐसे आएगा, 3 डायमेंशनल बनेगा, ठीक है। ऐसी डायग्राम बनेगी वो 3 डायमेंशनल। तो ये जो 3 डायमेंशनल जो होगा सरफेस, ये जो एंगल होगा ना 3 डायमेंशनल को, ये 3 डायमेंशनल कोन को बोला जाता है सॉलिड एंगल, ठीक है। और ये जो देखो दो लाइन है, यहाँ पे क्या है? दो सिर्फ लाइन है, ठीक है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन। इसने जो एंगल बनाया वो प्लेन एंगल। लेकिन जो सॉलिड एंगल बनेगा, ठीक है, खरबूजा से वो पार्ट काटने के बाद जब वो पार्ट बाहर निकलता है, ठीक है, वो पार्ट बाहर निकलने वाला जो एंगल है, वो एंगल को आप क्या बोलोगे? सॉलिड एंगल बोलोगे, ठीक है। बहुत कम बार पढ़ेंगे इसको, लेकिन ध्यान रखना सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टे रेडियन। क्या रेडियन? स्टे रेडियन, ठीक है। और इसका शॉर्ट फॉर्म है SR, इसका शॉर्ट फॉर्म है SR। तो ये दो क्वांटिटीज को बोला जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। बहुत कम बार पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है? 7। डिराइव्ड क्वांटिटीज कितनी होती है? बहुत सारी। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी होती है? सिर्फ 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वांटिटीज के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, सप्लीमेंट्री कितनी है, डिराइव्ड कितनी है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अभी पढ़ते हैं कि यूनिट कैसे लिखा जाता है। किसी भी क्वांटिटी का जब आप यूनिट लिखते हो तो यूनिट्स कैसे लिखे जाते हैं। तो एक टॉपिक है आपका कन्वेंशंस टू राइट यूनिट्स, ठीक है। तो सबसे पहला हमेशा सिंबल, मतलब आप जितना ट्राई करो यूनिट्स को, जब लेंथ मेजर करते हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। पहला रूल आपको क्या बोलता है? पहला रूल आपको बोलता है कि ऑलवेज ट्राई टू राइट द यूनिट, ऑलवेज ट्राई टू राइट द यूनिट इन सिंबॉलिक फॉर्म। कौन से फॉर्म? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का ट्राई करो। ये मीटर का ज्यादा इस्तेमाल मत करो। ऐसा एक कन्वेंशन मतलब रूल बोलता है कि मीटर जब आपको लिखना होगा तब मीटर कैसा लिखो? इस तरह से लिखो। क्या यूज करो यूनिट का? फुल नेम मत यूज करो। क्या यूज करो यूनिट का? सिंबल यूज करो। तो ये पहला रूल है कि जब भी आप किसी क्वांटिटी का यूनिट लिखोगे तो यूनिट को किसमें लिखो? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो,
ठीक है। लेकिन अगर आपको इच्छा है कि यूनिट हमें फुल नेम में लिखना है, हमारे पास उतना टाइम है कि सर हम मीटर का सिर्फ एम नहीं लिखेंगे, पूरा मीटर लिखेंगे, तो पूरा नाम लिखते वक्त क्या करना है, जब आप फुल नेम लिखोगे, जब आप फुल नेम लिखोगे तो सारे के सारा कैसा लिखोगे, स्मॉल लेटर्स में लिखना। मीटर को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अगर मीटर लिखते वक्त आपने ऐसा लिख दिया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। जब आप किसी यूनिट का फुल नेम लिखोगे तो फुल नेम हमेशा किस में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में। तो वो यूनिट कोई भी हो, तो यूनिट कोई भी हो, अगर आप बोलोगे सर एक न्यूटन ये साइंटिस्ट है, न्यूटन क्या है, साइंटिस्ट है, तो हम न्यूटन लिखते वक्त एन कैपिटल लिखेंगे क्योंकि वो साइंटिस्ट का नाम है, फिर भी गलत हो जाएगा। कोई भी यूनिट हो, अगर वो साइंटिस्ट के नाम से लिया हो या साइंटिस्ट के नाम के बिना हो, अभी मीटर कोई साइंटिस्ट का नाम भी नहीं है, मीटर ऐसा ही यूनिट है, ठीक है। तो मीटर जब फुल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, स्मॉल में लिखोगे। अगर न्यूटन लिखना है तो न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, तो कुछ उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगी क्या, तो नहीं। न्यूटन लिखते वक्त भी क्या करना, न्यूटन फुल फॉर्म में जब लिखोगे तभी भी स्मॉल लेटर में ही लिखना, ठीक है। ये एक सेकंड रूल है कि जब भी आप यूनिट का फुल नेम लिखोगे हमेशा स्मॉल लेटर यूज करो, ठीक। थर्ड, जब सिंबल यूज करोगे, जब सिंबल यूज करोगे तब क्या करोगे, तो इसमें ध्यान देना, सिंबल जो नेम्स साइंटिस्ट के होंगे, ठीक है, जो साइंटिस्ट के नाम वाले यूनिट होंगे, अभी अभी बताया न्यूटन, तो न्यूटन का सिंबल जब आप लिखोगे तो न्यूटन का सिंबल कैपिटल में लिखना। जो साइंटिस्ट के नाम का सिंबल होगा उनको कैपिटल में लिखना, और बाकी के जो सिंबल होंगे, मीटर का सिंबल, मीटर का सिंबल कैसे लिखा जाता है, छोटे में लिखोगे। तो सिंबल के लिए रूल क्या है, अगर आप किसी यूनिट का सिंबल लिखते हो, अगर आप किसी यूनिट का सिंबल लिखते हो तो सिंबल भी छोटा ही लिखो, सिंबल भी छोटा ही लिखो। लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट का नाम हो और साइंटिस्ट का नाम का अगर आप सिंबल लिख रहे हो तो उस सिंबल को कैसे लिखो, कैपिटल में। आपको बोला किलोग्राम लिखो, तो किलोग्राम कुछ साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो के भी छोटा, जूल भी छोटा। लेकिन आपको बोला एम्पियर लिखो, तो एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, तो उसका सिंबल लिखते वक्त आप किस में लिखोगे, कैपिटल में लिखोगे, ठीक है। तो ये सिंबल के लिए रूल अलग है, साइंटिस्ट का सिंबल कैपिटल में लिखो और बाकी के सारे सिंबल छोटे ही लिखो। फुल नेम लिखते वक्त छोटे ही लिखो, कोई भी हो छोटे ही लिखना, ठीक है। उसके बाद में नो फुल स्टॉप और पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। सिंबल, फुल नेम सब हो गया। अभी यूनिट लिख दिया, यूनिट लिखने के बाद यूनिट के आगे कुछ फुल स्टॉप वगैरह लगाने की जरूरत है नहीं। अगर कोई लेंथ मेजर किया आपने, लेंथ आई 25 मीटर, तो कोई होशियार क्या करेगा, ऐसा 25 मीटर, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। यूनिट लिखते वक्त कोई फुल स्टॉप या कोई भी पंक्चुएशन मार्क लिखना नहीं है। 25 मीटर इस तरह से लिखा जाता है, अगर आप 25 मीटर ऐसा लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत। फुल स्टॉप वगैरह लिखना नहीं, फुल स्टॉप या कोई भी पंक्चुएशन मार्क आपको यूनिट में यूज नहीं करना है, चाहे वो यूनिट का सिंबल हो या वो यूनिट का क्या हो, फुल फॉर्म हो, ठीक है। कोई भी फुल पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करना है, ठीक, नो। उसके बाद में नॉट इन प्लूरल फॉर्म, यूनिट का सिंबल कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। प्लूरल फॉर्म मतलब अनेक वचन में मत लिखो, ठीक है। अगर आपको कुछ आया है 25 मीटर लेंथ मेजर की है तो बस 25 मीटर लिखो, लेकिन कोई क्या करेगा 25 मीटर्स, 1 मीटर से ज्यादा है तो 25 मीटर्स, ऐसा मीटर्स लिख देगा, तो ये गलत है, ठीक है। यूनिट का सिंबल कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो यूनिट का सिंबल हमेशा कैसा लिखो, सिंगुलर फॉर्म में लिखो, ठीक है। आगे का है 1:, में लिखो, कैसा लिखो, 1:। इसका मतलब मैं बताता हूं। अगर आपको कोई यूनिट लिखना पड़ा, डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट लिखते वक्त आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, मतलब किसके फॉर्म में लिखना पड़ा, रेशो के फॉर्म में। तो वो रेशो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको कितना रेशो बनाना है, सिर्फ एक। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कैसे बनेगा, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन
यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, अपॉन यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकंड। तो देखो यहाँ पे कितना रेशो बन गया, दो। कौन से, ये मीटर पर सेकंड एक रेशो बन गया और ये दूसरा रेशो बन गया। करेक्ट है। कितनी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, दो है ना, तो दो रेशो बन गए। ऐसे दो रेशो में नहीं चलेगा, दो क्या, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, ये तो छोटा सा यूनिट है। लेकिन ये रूल क्या बोलता है, अगर आप एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। अगर आपको यूनिट लिखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो जो यूनिट है उसको हमेशा कैसे लिखो, 1 रेशो में लिखो। 1 रेशो में फिर इसको कैसे करेंगे, तो हमें मैथ यूज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, a अपॉन बी को कैसे लिखते हैं, a इंटू 1 अपॉन बी। ठीक है, तो ये ऊपर वाला ब्रैकेट को a मान लो, ये b मान लो, तो इसी को कैसे लिखेंगे, a इंटू ए अपॉन बी को 1 अपॉन, तो ये से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मीटर पर सेकंड। देखो दो रेशो का कन्वर्शन किस में हो गया, एक में हो गया। करेक्ट है, तो एक रेशो में हमेशा लिखो। ठीक है, उसके बाद में 7th है कि कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ फुल नेम एंड सिंबल नॉट अलाउड। अगर आपको यूनिट सिंबल में लिखना है, एक यूनिट है, एक क्वांटिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो आप हीट चैप्टर में पढ़ोगे इसी स्टैंडर्ड में 11th में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उसका यूनिट है जूल, ठीक है, पर केजी केल्विन। ठीक है, केजी का के कैसा लिखना है, छोटा। तो ये यूनिट गलत है, ये यूनिट क्या है, गलत है। और ये जो साइंटिस्ट का नाम हो फिर भी क्या करना है, छोटा लिखना है। ये यूनिट क्या लिखा है मैंने, गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है, देखो एक यूनिट जो है जूल, उसको मैंने फुल फॉर्म में लिखा है। किसमें लिखा है, फुल फॉर्म में, फुल नेम लिखा है। और दूसरे यूनिट कैसे लिखे मैंने, सिंबल यूज किया है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, एक तो पूरा यूनिट लिखते वक्त सारे का फुल फॉर्म यूज करो, या फिर पूरा यूनिट लिखते वक्त सारों का सिंबल यूज करो। तो ये एक फुल नेम है, ये बाकी के सिंबल है, ऐसा नहीं चलेगा। तो यूनिट कैसे लिखोगे, जूल साइंटिस्ट का नाम है, इसके लिए उसका सिंबल लिखते वक्त मैं कैपिटल में लिखूंगा, उसके बाद में केजी और उसके बाद में केल्विन। ये कौन सा यूनिट है, सही है। अगर कोई यूनिट आपको कॉम्बिनेशन ऑफ अदर यूनिट्स में लिखना है, ठीक है, और उस यूनिट को लिखने के लिए आप कुछ यूनिट का फुल फॉर्म यूज करते हो, कुछ का सिंबल यूज करते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। सारे यूनिट्स का क्या यूज करो, ज्यादातर सिंबल ही यूज करो। ये क्या बोलता है, एक रूल बोलता है कि कॉम्बिनेशन मत करो, सिंबल और फुल फॉर्म का कॉम्बिनेशन मत करो, सारे के सारे क्या यूज करो, सिंबल यूज करो। ठीक है, ये हो गया अगला। उसके बाद में है आप प्रीफिक्स लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, प्रीफिक्स लगा सकते हो। मतलब क्या, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो 1 सेकंड। अभी अपने को मालूम है कि 1 सेकंड से भी छोटे छोटे यूनिट हो सकते हैं। 1 मिली सेकंड होता है, 1 माइक्रो सेकंड होता है। तो ये जो मिली लगेगा, माइक्रो लगेगा, ये माइक्रो के लिए होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रीफिक्स तुम यूनिट में लगा सकते हो। 1 मिली सेकंड मतलब कितना, 10⁻³ सेकंड। 1 माइक्रो मतलब क्या, 10⁻⁶ सेकंड। तो प्रीफिक्स का यूज क्या होगा, आप यूनिट को 10 की पॉजिटिव या नेगेटिव पावर में लिख सकते हो। प्रीफिक्स लगाने की वजह से क्या होगा कि आप यूनिट को 10 नेगेटिव या पॉजिटिव की पावर में लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रीफिक्स अलाउड है, आप प्रीफिक्स लगा सकते हो। ठीक, लास्ट वाला रूल बोलता है आपको, इधर है 9th बोलेगा कि यूनिट को लिखते वक्त हाइफन या स्पेस यूज करो, हाइफन या स्पेस यूज करो। मान लो अगर आपके पास कोई यूनिट है, कोई क्वांटिटी है जिसका यूनिट आ गया मीटर सेकंड, 25 मीटर सेकंड, ऐसा कोई क्वांटिटी आ गया, तो ये मीटर सेकंड जो है, मीटर और सेकंड पास में मत लिखो। अब भी हमने पढ़ा, ये देखो ये मीटर और सेकंड पास है, तो ये मीटर सेकंड को मैं क्या पढ़ लूंगा, मिली सेकंड, और इसको भी मैं क्या पढ़ लूंगा, मिली सेकंड। तो ये जो मिली सेकंड नहीं है, ये क्या है, मीटर सेकंड। ये लेकिन पढ़ने वाले को समझेगा नहीं। तो अगर आपको मिली सेकंड लिखना है तो डायरेक्ट ऐसा लिख दो, चलेगा। लेकिन आपको मीटर सेकंड लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा मीटर सेकंड।
इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो मीटर और थोड़ा स्पेस छोड़ दो सेकंड। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एक तो हाइफन डाल दो अंदर, या फिर 2 यूनिट के बीच में स्पेस डाल दो, ठीक है। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका यूनिट अच्छे से लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक था, आपको बुक से समझोगे तो भी समझ में आ जाएगा। कितने रूल थे? 9 रूल हमने देखे, हर एक रूल को ठीक से पढ़ लेना। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है, शांति से वीडियो देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।